ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिथ्रोथ्रियोविवरिन समावि। एरिथ्रोथ्रियोविवरिन समावि, एरिथ्रोथ्रियोविवरिन समावि ये आपको थोड़ा बता देता हूं। ये समावि ऐसे यौगिक में पाए जाते हैं जिसमें दो असमान किरेल कार्बन हो, दो असमान किरेल कार्बन हो, जैसे HOH, यहां लिख देंगे H और यहां लिख देंगे Cl और यहां लिख देंगे C2H। ये अपने पास दो असमान किरेल कार्बन है, एक किरेल ये है, एक किरेल ये है। क्यों भाई? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? दो किरेल असमान किरेल कार्बन है, तो असमान किरेल कार्बन में एरिथ्रोथ्रियोविवरिन समावि पाए जाएंगे। तो सबसे पहले एरिथ्रो को बता देता हूं। एरिथ्रो समावि वे समावि होते हैं जिनमें दोनों समान समूह, किरेल कार्बन से जुड़े हुए दोनों समान समूह एक ही दिशा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रो समावि। दूसरा, थ्रियो समावि वे समावि होते हैं जिनमें दोनों समान समूह विपरीत दिशा में हो। तो इसमें खास बात आपको क्या याद रखनी है कि किरेल कार्बन असमान होना चाहिए। किरेल कार्बन क्या होना चाहिए? असमान। जैसे अपने पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम देखो, कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ऐसे लिखेंगे 3 क्लोरो पेंटूओल, 3 क्लोरो पेंट टू ऑल। क्यों भी? क्या नाम इसका? 3 क्लोरो पेंट टू ऑल। अब 3 क्लोरो पेंट टू ऑल है, इसको अपन दर्पण में देखेंगे तो कैसे बनेगा भाई? H3C HO H Cl H और नीचे लिखेंगे H5C2। क्यों भाई? दो किरेल कार्बन हो गए, एक किरेल कार्बन ये, एक किरेल कार्बन ये। अब देखो, इसमें समान समूह एक तरफ है और इसमें समान समूह एक तरफ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एरिथ्रो समावि। क्या कहेंगे? एरिथ्रो समावि। एरिथ्रो समावि। अब आपको एक बार पुनः रिपीट करवा रहा हूं। जब किसी दो असमान किरेल केंद्र युक्त कार्बन में समान समूह एक तरफ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रो समावि। और असमान किरेल केंद्र युक्त यौगिक में समान समूह विपरीत दिशा में हो उसे हम क्या कहेंगे? थ्रियो समावि। अब देखो, मैं आपको यहां एग्जांपल बता रहा हूं थ्रियो का। ये तो एरिथ्रो हो गया। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं OH और यहां लिख दें, चलो इधर लिख रहा हूं, आएगा नहीं यहां पर, यहां लिख देता हूं मैं CH3 CH OH और यहां लिख देते हैं Cl और यहां H, फिर यहां पर C2H5। तो ये किरेल कार्बन है और ये किरेल कार्बन है। इसके सामने क्या रखें? दर्पण रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? H3C HO H और यहां लिखेंगे HCl और यहां लिखेंगे H5C2। अब दोनों ये समावि कैसे होंगे? थ्रियो। कैसे समावि होंगे? थ्रियो समावि। थ्रियो समावि। क्यों भी? एक तो हमने बताया एरिथ्रो और दूसरा क्या बताया? थ्रियो। थ्रियो में क्या खास बात है कि दोनों समान समूह हमेशा क्या होने चाहिए? विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो दोनों समान समूह देखो, H और H विपरीत दिशा में, इधर भी H और H क्या है? विपरीत दिशा में। और एरिथ्रो में दोनों समान समूह क्या होने चाहिए? एक दिशा में होने चाहिए। तो 4 समावि बन गए, 2 थ्रियो के और 2 किसके हो गए? एरिथ्रो के। समझ में आया? फुल स्टॉप। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, एपीमरीकरण। अगला टॉपिक एपीमरीकरण। क्वेश्चन ही लिखवा देता हूं आपको मैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। जैसे क्वेश्चन आ गया, पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, एपीमरीकरण। ठीक है भाई, ये हेडिंग है और इसमें क्वेश्चन क्या आता है देखो,
एपीमरीकरण से आप क्या समझते हैं? एपीमरीकरण से आप क्या समझते हैं? एपीमरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखूं, एल्डोस में C2 कार्बन के विन्यास में परिवर्तन से बनने वाले समाविकों को एपीमर कहते हैं एवं इस परिघटना को एपीमरीकरण कहते हैं। एपीमरीकरण कहते हैं। मैंने क्या बताया? एल्डोस में C2 कार्बन के विन्यास में परिवर्तन से बनने वाले समावयव को एपीमर कहते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? एपीमरीकरण कहते हैं। क्योंकि देखो अभी जैसे अपने पास ये CHO H OH HO H H OH H OH CH2OH, ये अपने पास डी ग्लूकोज है। क्या लिखते हैं इसको? डी ग्लूकोज। ठीक है भाई। अब इस डी ग्लूकोज को आप ऐसे लिख दो CHO HO H HO H H OH H OH CH2OH। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कोई दिक्कत? और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें। अब 6 कार्बन में कार्बन नंबर 2 देखो, कार्बन नंबर 2 इसमें OH राइट हैंड साइड में और कार्बन नंबर 2 इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आपको ये देखना है कि कार्बन C2 का जो विन्यास है वो परिवर्तित हो गया, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? एपीमर स्ट्रक्चर। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? एपीमरीकरण। क्या कहेंगे? एपीमरीकरण। तो ये डी ग्लूकोज से क्या बन गया? डी मैनोज। क्या बन गया? डी मैनोज। क्या बोलेंगे? डी मैनोज। डी ग्लूकोज से डी मैनोज का निर्माण। अब क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। डी ग्लूकोज से डी मैनोज का निर्माण कैसे किया जाता है? क्वेश्चन अपने पास, डी ग्लूकोज से डी मैनोज का निर्माण कैसे किया जाता है? देखो डी ग्लूकोज, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में। डी ग्लूकोज से डी मैनोज का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। इसमें सबसे पहले अपन क्या लेंगे? डी ग्लूकोज।
डी ग्लूकोज को ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अपन ऑक्सीडाइज करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड का क्या करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड का अपन क्या करेंगे, पिरिडीन की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे। पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वापस उसको क्या करेंगे अपन, पिरिडीन की उपस्थिति में डालेंगे तो वापस कीटो बन जाएगा, और कीटो बनने के पश्चात हम उसको गर्म करेंगे तो गामा लैक्टोन बन जाएगा, और गामा लैक्टोन किस में चेंज हो जाएगा, डी मैनोज में चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले देखो आप यहां डी ग्लूकोज लिखो, HCOH, यहां लिखेंगे CH2OH, ये है। इसको ब्रोमीन जल की उपस्थिति में गर्म करें, Br2 जल, ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन होगा किस में चेंज होगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन ग्लूकोनिक एसिड, क्या लिखेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। यहां लिख देंगे CH2OH, और इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। समझ रहे हो? अब ग्लूकोनिक एसिड जो है इसको अपन क्या करेंगे, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, यहां लिखेंगे पिरिडीन। पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो देखना ये कीटो समूह है ना, ये इनोल में चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप इसको क्या लिखेंगे, HOCOH, और नीचे लिखेंगे डबल बॉन्ड, और यहां लिखेंगे OH, और फिर क्या हो जाएगा, आगे देखना भी, HOH, फिर क्या हो जाएगा, HOH, HOH, और फिर लिखेंगे CH2OH। क्यों भाई? अब देखो वापिस इसको पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, गर्म करो, यहां लिख दो पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा, और अब की बार जो इसका विन्यास है ना, वो विन्यास चेंज हो जाएगा पिरिडीन की उपस्थिति में, OH इस साइड में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे HO, यहां लिखेंगे H, फिर क्या लिखेंगे HO, H, फिर क्या लिखेंगे H, OH, और नीचे इसके R। क्यों भाई? अब आप आगे देखो, इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो देखो इसको गर्म करने पर ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन का OH और 4 नंबर कार्बन का H बाहर निकलेगा, तो यहां लिखेंगे -H2O। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और फिर नीचे C, HO, H, फिर HO, H, और फिर H, और फिर ऑक्सीजन, और नीचे क्या लिखेंगे R। ये आपका क्या बन गया, गामा लैक्टोन। गामा लैक्टोन, समझ रहे हो? नाम क्या है इसका, गामा लैक्टोन। अब गामा लैक्टोन को क्या करेंगे अपन, गामा लैक्टोन का अपचयन करते हैं, NaHG, क्या लिखेंगे NaHG की उपस्थिति में अपचयन। अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, CHO, H और H, फिर HO, H,
और नीचे इसके आर लिख देता हूं मैं, इसको बोलेंगे डीमैनोज। क्या बोलेंगे? डीमैनोज। समझ गए भी? ये था आपका डी ग्लूकोज से डीमैनोज का निर्माण। क्यों भी समझ में आया? एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। डी ग्लूकोज को क्या करेंगे? ब्रोमीन जल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, और ब्रोमीन जल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड को pyridine की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इसकी इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म वापस किस में चेंज हो जाएगी? कीटो फॉर्म में, और OH का विन्यास चेंज हो जाएगा, और OH का विन्यास चेंज होते इसको गर्म करेंगे, गर्म करते क्या बन जाएगा? गामा लैक्टोन। क्योंकि देखिए ये अल्फा, बीटा और ये गामा, गामा लैक्टोन। गामा लैक्टोन का क्या करेंगे? अपचयन, तो क्या बन जाएगा? डीमैनोज। आया भी समझ में? डी ग्लूकोज को डीमैनोज में कैसे परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई। आपको हेडिंग डालनी है कि मोनोसैकेराइड की ओपन चेन के ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। ये है आपके पास हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसको मैं हिंदी में लिखूं, विवृत श्रृंखला वाले मोनोसैकेराइड का ड्रॉबैक, यानी लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिट है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि विवृत श्रृंखला वाले मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के निम्न गुणों की व्याख्या करने में असफल हैं। यानी ओपन चेन जो मोनोसैकेराइड हैं वो कार्बोहाइड्रेट के निम्न गुणों की व्याख्या करने में असफल हैं। सबसे पहले तो एक नंबर में ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी विलयन नहीं बनाते हैं, सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी विलयन नहीं बनाते हैं। समझ रहे होगे? दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगो उत्पाद नहीं बनाते हैं। ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या नहीं बनाते हैं? यौगो उत्पाद। तीसरा, जब मोनोसैकेराइड्स को जैसे ग्लूकोज को अल्कोहल प्लस जल की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो इसका गलनांक 145 डिग्री प्राप्त होता है, 145 डिग्री प्राप्त होता है। बट इसको pyridine की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत करने पर इसका गलनांक 146 से 148 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों गलनांकों की वजह से इसके दो रूपों में पाया जाता है। पहले रूप का विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री होता है, और जबकि दूसरे रूप का विशिष्ट घूर्णन 19 डिग्री होता है। और इनके दो रूपों के नाम अल्फा और बीटा ग्लूकोज दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? अल्फा और बीटा ग्लूकोज दिए गए हैं। ये पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज को यदि मेथिल अल्कोहल प्लस जल की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत करें तो इसके गलनांक का मान कितना होता है? 145 डिग्री। बट इसको pyridine की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत करें तो इसके गलनांक का मान कितना होता है? 146 से 148 डिग्री। समझ रहे हो? इसलिए दो रूपों में पाया जाता है, एक का विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री और दूसरे का विशिष्ट घूर्णन 19 डिग्री। पहले वाले का कितना होता है? 112 डिग्री और दूसरे वाले का 19 डिग्री। और इन दोनों रूपों को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, यदि ग्लूकोज की रिएक्शन मेथेनॉल से करवाई जाती है तो मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। यदि ग्लूकोज की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ करवाई जाती है तो मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। ठीक है?
उसके बाद हेडिंग डालेंगे म्यूटा रोटेशन। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है म्यूटा रोटेशन, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, और आप इसको हिंदी में बोलेंगे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। आप लोग इसको सिंपल सी बात में ऐसे पढ़ें कि समय के साथ ग्लूकोज में घूर्णन कोण के मान में परिवर्तन को क्या कहेंगे? म्यूटा रोटेशन। समय के साथ ग्लूकोज में घूर्णन कोण के मान में परिवर्तन को क्या कहेंगे? म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। जैसे सपोज दैट ये अल्फा ग्लूकोज है, यहां लिख देता हूं मैं अल्फा ग्लूकोज। इसके विशिष्ट घूर्णन का मान बराबर 119 डिग्री है। कितना है? 119 डिग्री। और यहां लिख देता हूं मैं बीटा ग्लूकोज, और इसके विशिष्ट घूर्णन का मान 19 डिग्री है। ठीक है भाई। अब देखो, नहीं सॉरी, इसका 112 डिग्री है, ध्यान रखना, सॉरी, इसका 112 डिग्री है। अल्फा ग्लूकोज का कितना है? 112 डिग्री। और बीटा ग्लूकोज का कितना है? 19 डिग्री। अब अल्फा ग्लूकोज धीरे धीरे समय में परिवर्तन होगा तो नॉर्मल ग्लूकोज में चेंज होगा भी। क्या लिखते हैं? ग्लूकोज। समझ रहे? नॉर्मल ग्लूकोज में चेंज होगा। इसका घूर्णन कोण कितना है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 52 डिग्री सेंटीग्रेड की। देखो इसके विशिष्ट घूर्णन कितना है? 112 डिग्री। लेकिन समय के साथ ये परिवर्तित होकर किस में जाएगा? ग्लूकोज में। इसकी वैल्यू कितनी है? 52 डिग्री। इसी प्रकार बीटा डी ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन का मान कितना है? 19 डिग्री। और समय के साथ बढ़ के कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। इस प्रकार से ग्लूकोज में समय के साथ साथ ध्रुवण घूर्णन के मान का बदल जाना क्या कहलाएगा? म्यूटा रोटेशन। मैंने क्या बताया? इस प्रकार समय के साथ साथ ग्लूकोज में घूर्णन कोण के मान का बदल जाना, या तो बढ़ जाना या कम हो जाना, क्या कहलाएगा? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, ये था आपका म्यूटा रोटेशन। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे।